देखिए, हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां प्रभाव और पर्सुएजन यानी अनुनय हर जगह है। लेकिन क्या होता है जब इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल कंट्रोल और हेरफेर के लिए किया जाए? आज हम इसी अंधेरे पहलू पर बात करेंगे, जिसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी भीड़ में हैं और बस उसके साथ बहते चले जा रहे हैं, भले ही आप पूरी तरह से सहमत ना हो? ये एक बहुत ही आम एहसास है और ये एक शक्तिशाली अनदेखी मनोवैज्ञानिक शक्ति का संकेत है, जो हमारे व्यवहार को हमारे जाने बिना ही कंट्रोल करती है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। ऊपर से देखने पर तो ये बस लोगों का जोश लगता है ना? पर असल में इसके पीछे एक बहुत गहरी चीज काम कर रही होती है। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ, जहां एक इंसान अकेले सोचने के बजाय भीड़ जो कर रही है वही करने लगता है। और बस यहीं से हम डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं। तो ये जो प्रभाव डालने का एक पूरा अदृश्य सिस्टम है, इसका एक नाम है। एक पूरी स्टडी है जो बताती है कि ये तकनीकें कैसे काम करती हैं, और इसी को हम कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। देखिए, इसका असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये किसी के व्यवहार को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है। ये है व्यक्तिगत फायदे के लिए इंसान की कमजोरियों का फायदा उठाने के बारे में। यहां मकसद मदद करना नहीं, बल्कि कंट्रोल करना है। तो ये जो 5 चीजें हैं ना, ये डार्क साइकोलॉजी की नींव हैं, इसके पिलर्स हैं। हेरफेर, जहां सच को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, से लेके दबाव तक, जहां धमकियों का इस्तेमाल होता है। ये सब मिलकर एक ऐसा ताकतवर टूल बॉक्स बनाते हैं जिसका एक ही मकसद होता है, दूसरों पर हावी होना। अच्छा, इसे और साफ साफ समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये नॉर्मल साइकोलॉजी से अलग कैसे है। आखिरकार दोनों ही इंसानी दिमाग को पढ़ते हैं, लेकिन उनके लक्ष्य और उनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। और ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। सारा खेल इंटेंशन का है, यानी इरादे का। नॉर्मल साइकोलॉजी का लक्ष्य है मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाना, जैसा थेरेपी में होता है। वहीं डार्क साइकोलॉजी का लक्ष्य है ताकत और कंट्रोल हासिल करना, जैसे फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा। तो साफ है, एक का रास्ता इलाज की तरफ जाता है और दूसरे का कंट्रोल की तरफ। एडवर्ड बर्नेज, जिन्हें पब्लिक रिलेशंस का पिता भी कहा जाता है, उनकी ये बात बहुत गहरी है। वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा सिर्फ कोई विज्ञापन नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जिससे सत्ता में बैठे लोग पूरी की पूरी आबादी की सोच और व्यवहार को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये चीजें तब कैसे काम करती हैं जब इन्हें किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समाज पर आजमाया जाता है। इतिहास में इसके कुछ बहुत ही डरावने और ताकतवर उदाहरण मिलते हैं। हिटलर के दौर में जर्मनी को देखिए। वहां प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल एक खास समुदाय के खिलाफ लगातार झूठी और नफरत भरी कहानियां फैलाने के लिए किया गया। और जब एक ही झूठ को बार बार लगातार बोला जाता है, तो धीरे धीरे वो लोगों के जहन में सच की तरह बैठ जाता है। इसने एक पूरे देश की सोच को बदल कर रख दिया, जिसके नतीजे बहुत विनाशकारी हुए। लॉर्ड एक्टन की ये कहावत तो सबने सुनी होगी कि ताकत इंसान को भ्रष्ट करती है, और जब ताकत की कोई सीमा न रहे तो भ्रष्टाचार की भी कोई सीमा नहीं रहती। और ये चेतावनी हमारे अपने देश के इतिहास की एक बहुत ही अहम और विवादित घटना पर बिल्कुल सटीक बैठती है। चलिए अब बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की जिस पर आज भी बहुत बहस होती है, 1975 की इमरजेंसी। ये इस बात की एक सटीक केस स्टडी है कि कैसे डार्क साइकोलॉजी की तकनीकों का इस्तेमाल राजनीतिक कंट्रोल के लिए किया जा सकता है। शुरुआत हुई एक बहुत ही ताकतवर नारे से, इंदिरा ही इंडिया है, इंडिया ही इंदिरा है। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, सोचिए, ये एक बहुत चालाक मनोवैज्ञानिक चाल थी। इसने लीडर और देश के बीच की लकीर को ही मिटा दिया, जिससे लीडर की आलोचना करना देश की आलोचना करने जैसा लगने लगा। तो नारे के बाद एक्शन लिया गया। मीडिया पर सेंसरशिप, विपक्ष जेल में। देखिए, ये सिर्फ आवाज दबाना नहीं था, इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक मकसद था कि लोगों तक कोई दूसरी बात, कोई दूसरा नजरिया पहुंच ही ना पाए, सिर्फ एक ही कहानी सुनाई जाए। और फिर आता है सबसे जरूरी कदम, इन सारे एक्शंस को सही ठहराना। लोगों को यह यकीन दिलाया गया कि यह सब देश की भलाई के लिए जरूरी है। और यह जस्टिफिकेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि तब लोग वो चीजें भी मान जाते हैं जो वो आम हालात में कभी नहीं मानते। तो देखा आपने, नारा, फिर कंट्रोल और फिर उसे सही ठहराना। ये 3 स्टेप का फॉर्मूला दिखाता है कि कैसे मनोवैज्ञानिक तरीकों का सिस्टमैटिक इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर सत्ता को एक जगह पर केंद्रित किया जा सकता है। अच्छा,
इतिहास की ये बातें तो हो गईं, लेकिन सवाल ये है कि आज हमारे लिए ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये तकनीकें आज भी इस्तेमाल हो रही हैं, बस शायद इनके तरीके थोड़े बदल गए हैं, थोड़े ज़्यादा सूक्ष्म हो गए हैं। तो बचाव क्या है? बचाव है जागरूकता। ये समझ के कब कोई हमें सिर्फ अपनी बात मनवा रहा है और कब हमें मैनिपुलेट कर रहा है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा हर तरफ है, ये समझ होना कोई छोटी बात नहीं है। ये हमें एक बेहतर सोचने वाला और एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनाती है। तो चलिए, इस सारी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि इस ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल करना या इसके खिलाफ खड़ा होना कितना मुश्किल हो सकता है। सोचिए इस सिचुएशन के बारे में, जब कोई ताकतवर इंसान गलत जानकारी फैलाने के लिए दबाव डाले और मना करने पर नौकरी या पद जाने का डर हो, तब सही और गलत के बीच का फैसला लेना कितना मुश्किल हो जाता है। ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये एक गहरी नैतिक चुनौती है जो हमें खुद से पूछनी चाहिए।